हेलो, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। और अभी हम कवर कर रहे हैं कक्षा 9वीं का एनसीईआरटी विज्ञान का पहला अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ। इससे पहले हमने 1 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चंस 3 वीडियो में कर रखे हैं और ये है वीडियो का पार्ट 4। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 3 नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो 26 है, क्या है? गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। 27 है, पदार्थ का सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। पदार्थ का सीधे ठोस से गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वापातन कहलाता है। तो इन सब क्वेश्चन को अभी हमें नहीं पढ़ना है। इससे पहले हमें आपको क्या देखना है, एक टॉपिक को हम दिखा रहे हैं जिससे आपको फाइनली क्लियर हो जाएगा कि पदार्थ जब अपनी अवस्था को बदलता है और किस रूप में बदलता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। यहाँ पर एक बात नोट कीजिए, साइंस की भाषा में अगर पदार्थ गैस से द्रव में बदलता है उस प्रक्रिया का नाम दे दिया है, ठोस से द्रव में बदलता है तो उस प्रक्रिया का भी नाम दे दिया है। तो उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आइए एक फिगर के माध्यम से हम सबसे पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद पुनः इस क्वेश्चंस के ऊपर हम आएंगे। तो फिगर सबसे पहले देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ जो आपको फिगर दिख रहा है ये आपके बुक के ऊपर भी होगा। आप जब साइंस का बुक खोलिएगा हमारे आसपास के पदार्थ के ऊपर, तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो साइंस के बुक में भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये फिगर हमें समझाना क्या चाहता है। तो जैसा कि आप पहले देख पा रहे हैं, ये है द्रव्य यानी कि लिक्विड, जिसे हम लोग बोलते हैं आम भाषा में जो बह जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं। जैसे पानी, दूध, तेल, घी, ये सब क्या है? द्रव्य है। और ये है हमारा ठोस। ठीक है, ठोस तो हम लोग जानते हैं कोई भी कड़ा चीज़, अपनी भाषा में कड़ा चीज़ बोलते हैं, कड़ा है ना। जैसे आप जिस पे बैठे हैं, मेज, कुर्सी, टेबल, पंखे, ये सब क्या है? ठोस पदार्थ हैं। और एक है गैस, जैसे हवा। ठीक है, अब सिलेंडर वाले गैस तो जानते ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ गैस उसी को बोला जाता है, हवा को भी गैस बोला जाता है, धुआं को गैस बोला जाता है। जितने भी प्रकार के उड़ने वाली चीज़ें हैं, सेंट इत्यादि, ये सब क्या है? गैस के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि कभी कभी कोई पदार्थ क्या है? द्रव्य से ठोस बन जाता है। जैसे मान लीजिए पानी को आप क्या करेंगे? जमा देंगे तो ठोस बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और यही पानी को अगर उबाल देंगे तो गैस बन जाएगा वाष्प के रूप में। बात आई समझ में? तो इन सब प्रक्रियाओं का कुछ ना कुछ नाम है साइंटिफिक रूप से, साइंस की भाषा में। तो उन नामों को हमें याद रखना पड़ता है, जो कि इस वीडियो के अंतर्गत आपको पूरा क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अगर ये वाला आप देखिए, ठीक है, ब्लू वाला एरो देखिए, अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे द्रव्य से ठोस बनता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग जमना कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जमना। जैसे पानी जो है सो जम करके क्या हो गया? ठोस बन गया। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? जमना बोलेंगे। क्वेश्चन क्या बनेगा कि कोई पदार्थ द्रव्य से ठोस बन जाना क्या कहलाता है? तो आप लिखिएगा जमना कहलाता है। बात आए समझ में? अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसका जस्ट उल्टा, कि ठोस से अगर द्रव्य हो जाए तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, बर्फ से पानी बनेगा, बर्फ से जल बनेगा। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? उस प्रक्रिया को हम लोग संगलन बोलेंगे। हाँ, बात आ रही है समझ में? दो चीज़ क्लियर हुआ, अगर द्रव्य से ठोस बने तो जमना और ठोस से द्रव्य बने तो संगलन। एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, एक चीज़ के अंदर दो चीज़ आपको याद रखना है। बात समझ में आया? अब हम चलते हैं नेक्स्ट इधर। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, द्रव्य से गैस बनेगा। ठीक है, जैसे द्रव्य से गैस, मान लीजिए आप पानी को क्या कर रहे हैं? उबाल रहे हैं। तो देखिए उबालेंगे, जब उबालेंगे पानी को तो वहाँ पर क्या होगा? वो वाष्प बन के कुछ मात्रा में बाहर उड़ेंगी, तो वहाँ पर क्या होगा? वो गैस बन जाएगा। तो यहाँ पर आइए समझते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये वाला एरो क्या दिखा रहा है? वाष्पीकरण। अगर द्रव्य से गैस बनता है तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा कि कोई पदार्थ द्रव्य से गैस बनती है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आप आंसर क्या लगेंगे? वाष्पीकरण। बात आई समझ में? द्रव्य से गैस बन जाना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है, याद रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखेंगे इसका जस्ट उल्टा, अगर गैस से द्रव्य बन जाए तो तब क्या होगा? गैस से अगर द्रव बन जाए तो इसका नाम है संघनन प्रक्रिया। हाँ,
बात समझ में आ रही है? अगर गैस से द्रव हो जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे? संघनन बोलेंगे। ठीक, आगे देखिए। अब यहाँ पे हम आगे आते हैं ठोस से गैस और गैस से ठोस। ठीक है, तो यहाँ जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पहले हम चलते हैं ठोस से गैस में। ठीक है, ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। बात आ रही है समझ में? ठीक है, ऊर्ध्वपातन बोली जाती है। अब यहाँ पर अगर उल्टा देखेंगे तो गैस से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। यहाँ पर एक बात आप नोट कीजिए कि आखिर ठोस से गैस में कौन सी चीज़ें बदलती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, ठोस से अगर गैस बन जाए तो क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और अगर गैस से ठोस बन जाए तो निक्षेपण कहलाता है। हाँ हाँ, बात आई समझ में? अब देखिए, यहाँ पर एक बात आप समझिए इस बात को कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो सीधे ठोस से गैस बन जाती है। तो आप देखेंगे कपूर, जो पूजा की थाली में रख करके उसे जला दिया जाता है, तो क्या पिघलता है? वो नहीं पिघलता है, जलाने के बाद गायब हो जाती है ना कपूर। बात आ रही है समझ में? तो कपूर को अगर हम जलाएंगे तो पहले ठोस थी, अब जलाने के बाद क्या है? गैस के रूप में वो धुआं बन के ऊपर उड़ गई। तो ये प्रक्रिया कपूर के अंदर देखा जाती है। बात आई समझ में? तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। कोई भी ठोस चीज़ें हैं और वो डायरेक्ट गैस में बदल जाएगी तो उसे हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम देखेंगे कि गैस से अगर ठोस बन जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं? तो उस प्रक्रिया को निक्षेपण बोलते हैं। बात आई समझ में? क्या बोलते हैं? निक्षेपण। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। अब हम देखते हैं इसी के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो यहाँ से आपका 6 क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं, 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर क्या क्वेश्चंस बनते हैं और हम इसका आंसर लगा पाते हैं या नहीं। तो आप यहाँ पर एक बार और देख लें अच्छे तरीके से इस फिगर को। अगर आपने फिगर को अच्छे से समझा है तो ये सारे क्वेश्चंस आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं कि गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये निक्षेपण कहलाता है, जैसा कि आपने फिगर में अभी देखा है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन घुमा के पूछा है, पदार्थ का सीधे गैस से ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये भी निक्षेपण कहलाता है। आपको ये इस बात का ध्यान रहे कि क्वेश्चंस एग्जाम्स में घुमा सकता है, जैसा कि यहाँ पे घुमाया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो आप अगर रट के जाते हैं तो आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, इसलिए कोई भी चीज़ को, कोई भी कंटेंट को आप समझ के जाएं तो बेहतर होगा, है ना? ताकि वहाँ भी कितने क्वेश्चन को घुमाए तोड़े मड़ोड़े आपको फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हम समझ के गए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम थे जो आपको समझ में आ चुके हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ का सीधे ठोस से गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो याद कीजिए वो जो फिगर था, सीधे अगर ठोस से अगर गैस में बदल जाए, ठोस से अगर गैस में बदल जाए तो वो हमारा कहलाता है ऊर्ध्वपातन। बात आ रही है समझ में? क्या कहलाएगी? ऊर्ध्वपातन कहलाएगी। तो ये बात आप अच्छे से नोट कर लें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। बात आ गई समझ में? तो यहाँ पर देखिए, जितने भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे इसी के ऊपर से बनेंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं कि अगर ठोस से गैस में आए तो ऊर्ध्वपातन और गैस से ठोस में जाए तो निक्षेपण। बात आई समझ में? अब यहाँ द्रव से गैस में पूछे तो वाष्पीकरण, और गैस से द्रव में जाए तो संघनन, और अगर ठोस से द्रव में जाए तो संगलन, और अगर द्रव से ठोस में जाए तो जमना। बात आई समझ में? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, आप इसे अच्छे से नोट कर लें अपने नोट्स कॉपी में तो बेहतर होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न आएंगे आप उसको अपने से करेंगे और आशा करेंगे आप इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो याद रखिए, शुष्क बर्फ जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है, लेकिन इससे पहले हमें ठोस लगाना है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ बोला जाता है। बात आई समझ में? तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे अच्छे से कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है?
तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कुछ कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मैं बात करूँ तो CO2 इसका फॉर्मूला होता है, तो आप इसको याद रखें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 9th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, पदार्थ के कण हमेशा होते हैं, तो पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। बात समझ में आई? ये वाला हमने पॉइंट के ऊपर, भूमिका के ऊपर जब हम कवर कर रहे हैं तो उसमें हमने आपको बताया है कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। हाँ, बात आ गई समझ में? तो इस वीडियो को 1-2 बार आप देखते हैं तो आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा, ठीक है? और आप इसको साथ ही साथ नोट करते जाइए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक आने वाले हैं, और नज़दीक हैं, कुछ ही महीनों में आपके एग्ज़ाम्स हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ नोट हमें देखने को मिल रहा है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 31 पे चलेंगे, लेकिन यहाँ कुछ नोट्स देख लेते हैं हम। यहाँ पे कुछ नोट्स हमको दे रखे हैं। नोट, गलने की प्रक्रिया को गलनांक या संगलन कहते हैं। अच्छा ठीक है, देखिए साइंस जो है सो एक अपनी अलग भाषा की दुनिया चलाता है, ठीक है? तो उसे जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं, गलने की प्रक्रिया को संगलन या गलनांक कहते हैं, गलनांक या संगलन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? गलने की प्रक्रिया को गलनांक या संगलन कहते हैं, और उबलने की प्रक्रिया को क्वथनांक कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो कभी कभी बुक में आप देखते होंगे क्वथनांक, संगलन और गलनांक, तो आपको समझ में नहीं आती होगी, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं गलने की प्रक्रिया को, पिघलने की प्रक्रिया को गलनांक या संगलन कहते हैं, और उबलने की प्रक्रिया को, खौलने की प्रक्रिया को क्वथनांक कहते हैं। बात आ गई समझ में? तो आप इसको याद रखें जनरली के लिए, ये आपके दिमागी नॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बुक में कभी कभी ऐसे वर्ड आते हैं जो समझ में नहीं आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड था, इसलिए यहाँ पे नोट करके बताया गया है आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, गर्मियों में कौन से कपड़े ज़्यादा आराम देता है? एक क्वेश्चन, और इसी में दूसरा क्वेश्चन बनाएगा, गर्मियों में कौन से कपड़े पहनने चाहिए? तो यहाँ देखिए, कोई भी कपड़ा पहनिएगा तो चलेगा, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल, सबसे ज़्यादा आराम कौन से कपड़ों में मिलेगा गर्मियों में? तो वो सूती का कपड़ा, इसलिए क्योंकि उसमें पसीना आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है और पर्यावरण में वाष्पित आसानी से होता है। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए हमें सूती कपड़ा पहनने के लिए सलाह दिया जाता है गर्मियों के मौसम में। क्वेश्चन नंबर 32, ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है ना? ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है? ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है? तो मैं आपको बता दूं, ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, ठीक है? कैसे? देखिए क्वेश्चंस क्या बनेंगे, ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है? तो अधिक होता है। और द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है? तो मध्यम होता है। और गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है? तो कम होता है। यहाँ पर समझिएगा बात को, कि ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक क्यों होता है? तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे एक हम ठोस का चित्र बना लेते हैं। मान लीजिए एक ठोस इस टाइप का आपके पास है, ठीक है? और क्या है, ये पूरा जो है सो पूरा भरा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? ये पूरा आपका भरा हुआ है। ऐसा इसलिए, देखिए भरा क्यों है, ये ठोस क्यों है? क्योंकि इसके जो कण हैं आपस में एक दूसरे को जकड़ के रखे हैं, एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं। बात समझ में आ रही है? इस तभी तो ये ठोस बना है। बात समझ में आ रही है? तभी तो ये ठोस बना है। अब देखिए एक बात हमको ये बताइए, कि अगर इसके कण एक दूसरे को पकड़ के नहीं रखते तो ये ठोस कैसे बनता? ये बिखर ना जाता। बात समझ में आ रही है? ये बिखर के इधर इधर बिखर के ख़त्म हो जाता। लेकिन इसके जो कण हैं एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं, जकड़ के रखे हैं, इसीलिए बोला है ठोस के कण क्या हैं, आपस में आकर्षण बल इसका कैसा है? अधिक है। बात समझ में आ रहा है? अधिक है तभी तो ठोस एक ठोस बन के तैयार है। अगर अधिक नहीं रहता तो ये भी कहीं ना कहीं बिखरा हुआ रहता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको कभी पूछे कि ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है, तो आप याद रखेंगे अधिक होता है। बात समझ में आया? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन आ गया है, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है? तो गैस के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। देखिए गैस के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, तभी तो ये आपका जो है सो गैस हवा में उड़ सकता है। जैसे देखिएगा, गैस क्या है? उड़ सकता है।
धुआं के रूप में, सेंट के रूप में गैस उड़ सकता है। आकर्षण बल कम है तब तो एक दूसरे को छोड़ के रखे हैं, पकड़ के रखते हैं तो एक गोला का निर्माण करते या फिर एक वस्तु का निर्माण करते, एक ठोस का निर्माण करते। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके बीचों के बीच आकर्षण बल क्या है, बहुत कम है, इसीलिए ये आपस में गुथे हुए नहीं है। बात समझ में आ रही है? एक ठोस के बीच आकर्षण बल अधिक है, इसीलिए एक दूसरे में ये गुथे हुए रहते हैं। तो आपको पूछे गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है, तो आप बताइए कि कम होता है। बात समझ में आया? अब यहाँ पर देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है, तो द्रवण ऊष्मा कहलाती है। ठोस क्या हो जाती है, द्रव में परिवर्तित हो जाती है, तो इसे हम द्रवण ऊष्मा कहते हैं। अगर आगे की बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, तो वायु का दाब बढ़ने से क्वथनांक क्या होता है, खाली डैश आपको भरना है। तो मैं आपको बता दूं क्वथनांक भी बढ़ जाता है। क्वथनांक का मतलब क्या होता है, उबलना। और वायु का दाब बढ़ेगा, है ना, वायु का दाब बढ़ेगा मतलब वायु गर्म होगी, तो गर्म होगी तो क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आया? तो आज तक का वीडियो यहीं तक रखते हैं और अब मिलेंगे अगले वीडियो के अंतर्गत। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। और वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको अच्छा लगे है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन सारे चीज़ों का लाभ उठा सके। ज्ञान को जितना बांटिएगा उतना बढ़ेगा। कभी दिमाग में नहीं लाना है कि वो ज़्यादा पढ़ लेगा तो मेरा मार्क्स कम आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आप अपने दिल को साफ़ रखिए, ऊपर वाला आपको साफ़ रखेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।